इंशाल्लाह वो भी कुछ देर तक आप लोगों के साथ फिर वो भी आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसमें हमने अभी जो सो लेट्स स्टार्ट की पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल से। मैं आई वुड वांट कि इसमें आप लोगों के जो अगर कोई किसी सारे जितने भी डीएसओ साहिबान हैं, डिविजनल सपोर्ट ऑफिसर्स हैं, सबके पास जो उनके स्पेसिफिकली कुछ टेस्ट केसेस भी कुछ ऐसे हों, जो कुछ इश्यूज हो जो उन्होंने अब तक जब से हम ये पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल को चला रहे हैं, तो जो इश्यूज जो किसी स्पेसिफिक स्टेशन पे उनको फेस होते हुए आ रहे हैं, और एक वहां पे अच्छा एक तो पहली बार में भी और जो जूम के सेशन में भी चाहे इस सेशन में भी सर आई वुड रिक्वेस्ट सर कि आप अपने किसी भी जो कंसर्न लेट्स आपका कोई अगर क्लर्क है, कोई आईटी का वो हो, तो उसके पास ये जरूर चल जाए, ताकि आप लोगों के लिए भी थोड़ी आसानी हो, ताकि उन लोगों की भी नो हाउ में जो है ना थोड़ा उस चीज़ों को थोड़ा उनको भी आइडिया हो जाए कि किस तरह से जो है ना हम इन चीज़ों को, ताकि अगर आप लोगों की अवेलेबिलिटी आप लोग कहीं और जगह पे वो हों तो वो उस लोगों को चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो लेट मी स्टार्ट। अच्छा जी, आप सब लोगों को मोस्ट सबको पता ही है कि जो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक इनिशिएटिव है, जो कि बेसिकली डेवलप किया गया था। एक गवर्नमेंट ओन टूल है जो कि सिटीजन सेंट्रिक पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, कि हम गवर्नेंस में सिटीजन की पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर उसको प्रेफरेंस दें, कि सिटीजन जिस तरह की गवर्नेंस चाहते हैं उस सिटीजन की जो इश्यूज हैं उसको जो है ना हम उसको आइडेंटिफाई करने में हमें ये मददगार साबित होगा। इस पोर्टल के दो सेक्शन हैं, दो एंड्स हैं बेसिकली, एक सिटीजन एंड है और एक गवर्नमेंट एंड है। सिटीजन एंड पे उनको एक मोबाइल ऐप प्रोवाइड किया गया है, चाहे एंड्रॉयड है चाहे वो आईफोन है, जहाँ पे वो अपने आप को रजिस्टर करके अपने जितने जो भी इश्यूज हैं जो भी वो हैं वो हायर अप या गवर्नमेंट के पास जो है ना वो पहुंचा सकते हैं। सो सिटीजन एक आम शहरी के लिए ये एक टूल है जो कि शहरी सिटीजन को गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करती है। सेकेंडली, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। सेकेंडली, जो गवर्नमेंट साइड है वो गवर्नमेंट साइड अगर हम देखें तो ये एक जो क्वांटिफाइड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उसकी कल्चर को प्रमोट करने के लिए है। एक अकाउंटेबिलिटी का एक फीचर है कि आप जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बेसिकली जो पब्लिक ऑफिसर्स को होल्ड करते हैं, उनकी एक जो परफॉर्मेंस है उसको क्वांटिफाई किया जा सके, उनको अकाउंटेबल किया जा सके, कि जो उनको जो केपीआईज जो सेट हैं उनके जो उनके जो डिफाइंड टास्क हैं वो जो है ना उसको अकाउंटेबल फॉर हो सकी। तो इस बेसिक आइडिया के साथ पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल को डेवलप किया गया था। जो फीचर्स हैं बेसिकली जो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की, अगेन चूंकि दो एंड्स हैं जिस तरह मैंने डिस्कस किया, एक सिटीजन एंड से है और एक जो है ना वो डैशबोर्ड एंड से है। तो मैं सिर्फ जो है ना जो हमारे ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस के एंड से जो फीचर्स हैं मैं उसको डिस्कस करूंगा, कि बेसिकली अगर हमारे जो गवर्नेंस में गाइडलाइन में जो भी हमारे वर्किंग है उसमें जो ग्रे एरियाज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली ये एक डिलीवरी सिस्टम को डिफाइन किया गया था। उसके बाद चूंकि बीइंग ऑफिस में बैठ के हमें क्रिटिकल जो पब्लिक इश्यूज हैं अगर उसका आइडिया ना हो और सब्सिक्वेंट पॉलिसी मेकिंग के लिए, तो उसको जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उसको आपको इन हाउस ऑफिस में बैठ के आपको जो पब्लिक इश्यूज हैं वो आपको यहाँ तक मतलब यू डोंट हैव टू गो आउट के लोगों से वो पब्लिक डीलिंग जो है ना अगर आपकी फिजिकली नहीं हो सकती तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पब्लिक इश्यूज आप तक पहुंच सकते हैं। और इसी तरह से क्योंकि इस पोर्टल का एक फीचर है वो सजेशंस और प्रपोजल के फॉर्म में भी, तो पब्लिक से आप वैल्यूएबल सजेशन और प्रपोजल्स चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, परफॉर्मेंस की बेहतरी के लिए हो, कोई नए फीचर्स के लिए हो, किसी नई फैसिलिटीज़ के लिए हो, तो वो जो सिटीजन है वो आप तक पहुंचा सकते हैं। और उसी तरह से जो हायर अप से उनके लिए जो ऑफिसर्स हैं जो उनके फील्ड ऑफिसर्स हैं सब उसकी एफिशिएंसीज को भी ट्रैक करने का एक बहुत बेहतरीन टूल है, जो कि जिससे वो जितने भी आप हायर अप से वो देख सकते हैं कि जो लोअर फील्ड ऑफिसर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को वो अकाउंटेबल कर सकें। और ये ओवरऑल जनरली एक गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी जो है ना गवर्नेंस की सारे लेवल पे जो है ना वो हो जाती है, कि इस तरह से अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कि सिटीजन कितना कुछ कनेक्ट है आपके गवर्नमेंट के साथ।
एक तो रिसेंटली 1 जुलाई से जो चेंज आया है, जो आप जितने भी सारे पहले यूजर्स हैं जो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के, जो पहले लिंक था पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का, वो सिंपली था pmdu.pmo.gov.pk। 1 जुलाई से ऑनवर्ड अब उन्होंने उसमें एडमिन का वर्ड ऐड कर दिया, तो नो जो इस लिंक से जो आप लॉगिन करने के लिए यूज करेंगे वो admin.pmdu.pmo.gov.pk है। फिलहाल अगर आप पुराना लिंक यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको इस न्यू लिंक पर ही डायरेक्ट कर रहा है, लेकिन जुलाई के बाद ये लिंक, वो जो पुराना लिंक है वो वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए इस बेटर कि आप लोग भी ऑटोमेटिकली अपने आप को इस नए लिंक पे जो है ना अपने आप को शिफ्ट कर देंगे जब भी आपने लॉगिन करना हो, admin.pmdu.pmo.gov.pk पे। बाकी लिंक वही है, सिर्फ एडमिन का जो है ना उसमें उन्होंने इजाफा किया हुआ है। तो एट द वेरी स्टार्ट जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये एक डैशबोर्ड जो है ना वो आप लोगों को शो होता है। मैं सिर्फ इस पिक्चर से आपको एक ओवरव्यू दूंगा, फिर उसके बाद हम एक्चुअल डैशबोर्ड पे जाएंगे और वहां पे कुछ मैं कंप्लेंट्स और कुछ उसकी चीजें जो है ना वो आपसे डिस्कस करूंगा। सो जो मेजर डैशबोर्ड की जो एक कंप्लेंट का जो प्रोसेस है, मतलब उसका जो साइकिल फ्लो है, कि जब भी यूजर सिटीजन कोई भी कंप्लेंट जो है ना वो कंप्लेंट लॉन्च करता है, कोई भी जो है ना वो सबमिट करता है पोर्टल पे, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है ना उसको जो रेलेवेंट कैटेगरी लगती है, जो कैटेगरी उसने उस कैटेगरी सिलेक्शन के बेस पे वो किसी न किसी डिपार्टमेंट को असाइन होती है। अगर लेट्स से वो आपको असाइन हो गई तो वो आपकी न्यू कंप्लेंट में वो आपको शो हो रही है, जो न्यू कंप्लेंट्स का सेक्शन है वहां पे आपको शो हो रही है कि आपके पास टोटल कितनी न्यू कंप्लेंट्स आ गई हैं, कितनी न्यू कंप्लेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। ये वो कंप्लेंट्स होती हैं जिसको आपने, जिस पे अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया होता। जब तक आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये आपको न्यू कंप्लेंट्स के सेक्शन में ही शो हो रही होंगी। सो लेट्स से आपने कंप्लेंट ओपन कर दी, आपने उसको कंटेंट को रीड किया, उसमें से देखा आपने कि यार इस कंटेंट इस कंप्लेंट पे कुछ एक्शन होने वाला है या उस एक्शन में टाइम लगेगा, या आपको यूजर से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई चीज़ की क्लैरिटी लेनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है उसके साथ, तो आप उस पर जो है ना जब अगर आप उसको इंटरम कोई रिप्लाई करते हैं, कोई कमेंट करते हैं उसके ऊपर, या उसको कहते हैं कि अभी हम इस पर वर्कआउट कर रहे हैं, हम आपको वी विल गेट बैक टू यू, तो वो ऑटोमेटिकली जब आप उस पर कोई ना कोई एक्टिविटी कर लेते हैं तो वो कंप्लेंट आपकी न्यू कंप्लेंट से चली के इन प्रोसेस कंप्लेंट में चली जाती है। इन प्रोसेस कंप्लेंट्स में आपके पास वो कंप्लेंट्स होती हैं जो कि आपको जिस पे आपने कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई इंटरम रिप्लाई जो है ना वो किया होता है। नेक्स्ट आपके पास जो इस डैशबोर्ड में वो है रिजॉल्व कंप्लेंट्स की जगह। लेट्स से आपके पास कंप्लेंट आई, आपने उसका एक टेंजिबल आंसर, कोई जो भी सही बनता था एज पर रूल्स लॉ, एज पर फैक्ट जो बनता है, आपने उसको आंसर करके आपने उसको क्लोज कर दिया, तो वो सारे क्लोज जो आपके कंप्लेंट्स है वो आपके रिजॉल्व कंप्लेंट की कैटेगरी में शो होते हैं। अच्छा, एक कंप्लेंट को हमें एक्शन लेने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास इनिशियली 20 डेज का टाइम होता है। अगर हम 20 डेज में उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, एक्शन से मुराद कि हम उस पर कोई कमेंट भी नहीं करते, उसको इन प्रोसेस में नहीं लेके आते, वो एज इट इज न्यू के अंदर पड़ा होता है। 20 दिन तक अगर किसी भी कंप्लेंट पे कोई भी एक्टिविटी शो नहीं होती तो वो ऑटोमेटिकली इस एस्केलेटेड कंप्लेंट की कैटेगरी में आ जाती है। अब एस्केलेटेड कंप्लेंट्स कैटेगरी क्या होती है कि जो भी कंप्लेंट एस्केलेटेड कैटेगरी में वंस इट्स अपीयर्ड इन एस्केलेटेड कैटेगरी, तो फिर ये आपकी हायर अथॉरिटी को, मतलब हमारे केस में हमारे सेक्रेटरी साहब की जो डैशबोर्ड है उसमें उनको ये वाली कंप्लेंट शो होनी चाहिए कि फलां के डैशबोर्ड पे, फलां डिस्ट्रिक्ट के डैशबोर्ड पे ये कंप्लेंट जो है वो पिछले 20 दिनों से उस पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो वो एस्केलेशन मोड में चली जाती है। अच्छा जी, वंस अगर एस्केलेटेड मोड के बाद भी अगर उस पर कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई चीज नहीं होती, और उस पर अगर विदाउट एनी एक्शन अगर उस पर 40 डेज गुजर जाए, तो 40 डेज के बाद फिर वो सुपर एस्केलेटेड कंप्लेंट्स में चली जाती हैं। और जो सुपर एस्केलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं फिर वो चीफ सेक्रेटरी के डैशबोर्ड पे और प्राइम मिनिस्टर डैशबोर्ड पे जितने भी सुपर एस्केलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं वो शो होती हैं। सो जो इंटरनल हमारे पास डेडलाइन है वो 20 डेज का है कि 20 डेज के अंदर हमने सबसे पहली कोशिश तो ये कि हम इसको विद इन 20 डेज इसको रिजॉल्व करें। अगर 20 डेज से ऊपर चला जाता है तो फिर 40 डेज का टाइमलाइन है, अगर उससे भी हम जाके जाते हैं तो फिर वो सबसे हाईएस्ट फोरम जो कि प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है वहां पे जो है ना वो शो होता है। उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है इस डैशबोर्ड में वो है रिव्यू कंप्लेंट्स की। अब रिव्यू कंप्लेंट्स वो कंप्लेंट्स हैं कि जिसको आपने क्लोज कर देते हैं, आप लोग अपनी तरफ से उसको रिजॉल्व कर देते हैं। अब उस पर सिटीजन का कोई फीडबैक आ जाता है, सिटीजन उस आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो पूरे उसको देख रहा है, अगर वो समझते हैं कि हाँ जी आपका जवाब अनसेटिस्फैक्ट्री था या सिटीजन की
सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए थी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उन कंप्लेंट्स को रीओपन करता है। रिव्यू कंप्लेंट्स में जितनी भी कंप्लेंट्स आते हैं ये वो कंप्लेंट्स होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से दोबारा रीओपन हुई होती हैं, और इसके लिए नॉर्मली आपके पास 7 से 10 दिनों का टाइम होता है कि आपने उसमें उसको रिप्लाई बैक करना होता है। और ये जितनी भी रिव्यू कंप्लेंट्स हैं, चाहे इसको 1 दिन गुजरे चाहे 2 दिन गुजरे, रिव्यू कंप्लेंट सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर के डैशबोर्ड पे शो हो रहे होते हैं, और वो उसकी प्रोग्रेस, उसकी जो भी स्टेटस उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि क्या वो उस पर क्या रिस्पॉन्स आया, और उसके बाद उसके सिटीजन की जो फीडबैक है या उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या है उसमें। तो ये मेजर सेक्शंस हैं जो हमारे उसके प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के हैं। अब अगर मैं आपको पोर्टल की तरफ लेके चलूँ जो हमारे उस पे हैं, तो एडमिन पॉइंट ऑफ, अगर मैं वही लिंक यूज करूंगा अगर, तो ये हमारा डैशबोर्ड है जो हमारे पास वो इस तरह शो करता है। अगर करंट स्टेटस देखें तो 277 टोटल कंप्लेंट्स हैं जो अब तक हमें रिसीव हो चुकी हैं। ठीक है, दीज आर टोटल कंप्लेंट्स जो कि अभी हमें तक रिसीव हो चुकी हैं। उसके बाद अगेन एक न्यू कंप्लेंट है, ये वो कंप्लेंट है जिसपे जो है ना हम अभी तक कोई वो नहीं कर सके हैं, जिसपे अभी तक ये हमें नहीं रिसीव हुई है, इस पे तक हमने कोई रिप्लाई नहीं किया। इन प्रोसेस कंप्लेंट्स वो हैं जिसपे अभी तक हमने इंटरम रिप्लाई दिया है या यूजर से कोई इनपुट मांगी है कि भाई आप हमें कुछ क्लैरिटी दें, कोई अगर किसी चीज़ पे हमें क्लैरिटी ना हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो कि उसमें कंटेंट्स ठीक नहीं है, या उसमें कोई डॉक्यूमेंट हमें उससे चाहिए, या कोई मजीद क्लैरिटी चाहिए, या हमें टाइम चाहिए मजीद, ताकि हम चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई एक्शन इस पर रिजॉल्व कर दें कि 20 दिन ना गुजरें, तो हम इसको इन प्रोसेस में ले आते हैं। 274 जो है ना वो हमारे पास रिजॉल्व कंप्लेंट्स है टोटल, जिसमें आउट ऑफ 3 जो है ना वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई, जो अस्तर आप देख सकते हैं। एस्केलेटेड सुपर एस्केलेटेड 0 है। अच्छा जी, ये एक चीज अभी उन्होंने नई ऐड की है, वो वॉच लिस्ट है। अब वॉच लिस्ट किस लिए यूज होती है? अगर लेट्स से आपके पास एक कंप्लेंट आई है, वो कंप्लेंट आपसे डायरेक्ट आपसे रेलेवेंट नहीं है, आप चाहते हैं कि यार ये मेरे से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो आप चाहते हैं कि यार इस कंप्लेंट पे क्या फैसला हुआ, इस पे क्या जवाब आया, आप चाहते हैं कि ये आप उसका भी ट्रैक रख सके, क्योंकि वंस यू फॉरवर्डेड कंप्लेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, अनदर पोर्टल, तो फिर वो उस तरह से आपके डैशबोर्ड पे शो नहीं होता। अदरवाइज या तो आप उसको मैनुअली सर्च करके आप उसको निकाल सकते हैं। तो वॉच लिस्ट एक बहुत अच्छा फीचर जिसमें आप किसी भी कंप्लेंट को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सो वो आपके इधर शो होगा, जो भी आप वॉच लिस्ट में ऐड करोगे तो वो कंप्लेंट चाहे जिसके पोर्टल पे भी हो, आप उसको यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि उस पर करंट स्टेटस क्या है, किसने क्या जवाब दिया है। सो अगर आप देखना चाहते हो कि अगर किसी और डिपार्टमेंट को आपने फॉरवर्ड कर भी दिया है, लेकिन अगर उस पर उसके बावजूद अगर उस पर कोई लेट्स से कि क्या किसी का क्या रिस्पॉन्स आता है, किसी का क्या जवाब आता है, तो आप उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके उसको ट्रैक जरूर कर सकते हैं, बेशक वो आपसे डायरेक्ट रेलेवेंट ना हो। और अगेन जो रीओपन कंप्लेंट्स हैं, ये रीओपन कंप्लेंट्स वही कंप्लेंट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रीओपन होते हैं, जो कि वो टाइम टू टाइम अपने वो एक्टिविटी रखते हैं। जितने भी अनसेटिस्फाइड फीडबैक्स होते हैं यूजर की तरफ से, उसके बेस पे वो उसको रीओपन करते हैं और उससे हमें दोबारा जवाब देना होता है। अच्छा, अब मैं इस पे दोबारा भी आऊंगा रीओपन कंप्लेंट्स पे, लेकिन अब एट द वेरी स्टार्ट में देखिए मोस्टली होता है ऐसे कि हम तो अपनी तरफ से जब भी जवाब देते हैं वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स और बेस्ड ऑन जो करंट रूल्स एंड लॉ या जो भी अवेलेबल सिचुएशन होती है उसके बेस पे हम वो जो है ना उसके आंसर देते हैं। लेकिन होता ये है कि सिटीजन उस पर नेगेटिव फीडबैक देता है या उससे अनसेटिस्फाइड शो होता है। तो इस अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ओपन होने के बावजूद भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने स्टांस को चेंज कर दें, या जो आपने जो आंसर था वो पहले, हाँ रिव्यू जरूर कीजिएगा कि क्या आपने पहले कहीं कोई चीज आपसे कोई मिस ना हो गई हो, या उसके बाद से अब तक उसमें कोई नई अपडेट ना आ गई हो। अगर कोई चीज नहीं है तो उसमें एडिशन कर लें कि हमने ये जवाब दिया था तब से उसके बाद से ये उसमें मजीद अपडेट हो गया, या अगर वो एज इट इज है तो आप अपने पुराना जवाब भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कि हम अपने स्टांस पे, मतलब अगर आपका स्टांस वही है, अगर वो ठीक है, अगर आप उस पर स्टैंड बाय कर लें तो ये आपके पिछले ही परफॉर्म उसको सपोर्ट करता है कि इसका मतलब है कि आपने पहले ही जवाब ठीक दिया था। और मतलब अगर आप अपने स्टांस से चेंज नहीं कर रहे बिल्कुल ही ड्रास्टिकली, अगर हाँ कोई अपडेट है, कोई चेंज है, या अगर उस वक्त कोई गलती से कोई और जवाब चला गया हो, सो इट ऑलवेज अ गुड टू रेक्टिफाई थिंग रादर देन कि नहीं अब दोबारा मैं जवाब नहीं चेंज कर सकता। तो जो भी बात करें, जो भी हम आंसर दें वो टेंजिबल हो, वो एज पर फैक्ट्स और एज पर रूल्स एंड लॉज हो। तो ये इसमें ज़रा रीओपन कंप्लेंट्स में सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि चूंकि सबसे हाईएस्ट फोरम पे होते हैं, तो इसमें जो भी आप इसको क्रिटिकली रिव्यू ज़रूर कीजिएगा कि क्या आपने जो पहले जवाब दिया था क्या वो सही था कि नहीं था, या क्या वही जवाब अब करंट सिचुएशन में स्टैंड करता है कि नहीं करता, क्या उसमें कोई नई अपडेट तो नहीं है, कोई नई चेंजेस तो नहीं है। तो वो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं।
जो नेक्स्ट सेक्शन है ये आपको सिंपली इसी जो फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपको बताए थे, ये आपको उसी का ब्रेकअप देता है। वो ब्रेकअप आपको डेज के फॉर्म में देता है ताकि आपको आइडिया रहे कि कितने डेज रह गए। जैसे मैंने आपको बताया कि 20 डेज के बाद से जो है ना आपकी एस्केलेशन और सुपर एस्केलेशन में कंप्लेंट्स चले जाते हैं। तो ये आपको बता रहा, आपको सॉर्ट ऑफ एक आइडिया दे रहा। अगर आपके पास ज्यादा 200-300 या लेट से 10-15 कंप्लेंट्स है, अगर आप बाहर से देखना चाहते हो कि आपके पास कितना टाइम है, तो इधर से आपको बता देगा कि भाई कि 7 दिन जिनको हो गए वो एक कंप्लेंट है, 14 डेज कितने कंप्लेंट्स को हो गए, 20 दिन कितनी कंप्लेंट्स को हो गए, कितने एस्केलेटेड हैं, कितने सुपर एस्केलेटेड हैं। और इसी तरह जो इन प्रोसेस कंप्लेंट्स है उसको इन प्रोसेस में आए हुए कितने देर हो गए। अच्छा, एक इसमें आपको एक बड़ा फायदा ये है कि अगर न्यू कंप्लेंट्स आपको रिसीव होती है तो 20 दिन तक अगर आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते तो 20वें दिन जाके वो एस्केलेशन में जाती है। लेकिन अगर आप एस्केलेशन में जाने से लेट से आप 19वें दिन या 20वें दिन भी जाके अगर आप उस पर कोई कमेंट करते हैं, कोई इंटरम रिप्लाई करते हैं, अगर वो इन प्रोसेस में चला जाता है तो आपका जो 20 डेज का ड्यूरेशन है वो फिर 0 पे चला जाता है। अगेन दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 एज वेल। अगर इन प्रोसेस में होते हैं उसको फिर 20 दिन हो गए, अगर आप उस पर फिर कोई कमेंट करते हैं तो फिर वो 0 से स्टार्ट हो जाता है। आपने कोई ना कोई उस पर, अगर आपको अभी आंसर में टाइम लग रहा है या आप कोई वर्किंग कर रहे हैं जिसमें 20 दिन से ज़्यादा टाइम चाहिए, या आपने इन प्रोसेस में ले हैं उसके बावजूद भी उसको 20 दिन चाहिए, सो बस कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि किस तरीके से कंप्लेंट एस्केलेटेड में ना जाए। इट्स ऑलवेज बेस्ट प्रैक्टिस कि आप कोई इंटरम रिप्लाई कर दो कि हम इस मामले को देख रहे हैं, वी आर लुकिंग इनटू योर मैटर, हम उसमें टाइम लग रहा है, हम फलां जगह हमने फील्ड ऑफिसर को भेजा या हमने किसी को लेटर लिखा है, हम उसके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। सो ऑलवेज गुड कि आप उसको इंटरम रिप्लाई कर दें, ताकि एक तो सिस्टम को भी शो हो रहा है कि आप उस पर एक्टिविटी हो रही है, और दूसरा सिटीजन भी इस बात से जो है ना वो थोड़ी तसल्ली में रहता है कि हाँ उसकी कंप्लेंट पर कोई ना कोई एक्टिविटी जो है ना वो शो हो रही है, रादर देन को वो जब भी स्टेटस चेक करे वो आपको असाइन टू आपको आ रहा होता है और उस पर कोई एक्टिविटी शो नहीं हो रही होती। यहाँ से आप अपने कंप्लेंट्स तो वो कैटेगरीज देख सकते हैं। हमारे पास जो मेजरली जो आप लोगों के पास भी आती होगी, जो मेजर जो हमारी सबसे बड़ी कैटेगरी है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक कैटेगरी होती है कि हर कोई कहता है कि भाई हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हमें ग्राउंड बना के दिया जाए, हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हमें ग्राउंड बना के दिया जाए। सेकंड होता है कि भाई हमारे पास एक ग्राउंड बन रहा है, एक फैसिलिटी बन रही है, पर उसकी स्पीड जो है ना वो उसमें काम उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा, उसके जो है ना या उस पर काम रुका हुआ है, या उसके पैसे नहीं मिल रहे, या कोई ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, उस तरह के। या फिर यूथ के हवाले से कंप्लेंट्स आती हैं कि यूथ के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या 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 फीचर्स हो रहे हैं, और इस तरह के मुख्तलिफ। फिर ह्यूमन राइट्स में जो है ना आपको इतनी बड़ी कंप्लेंट नजर आ रही है, ये बेसिकली हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर्स जो डिस्ट्रिक्ट कोचेज और कंसल्टेंट थे जो टेलेंट हंट प्रोग्राम के लिए 1 साल के लिए हायर किए गए थे, तो ये मेजरली उन लोगों की कंप्लेंट्स हैं, उनको जो है ना हम रिजॉल्व करते हैं। अब देखें, जब आपको सेम तरह की सेम कंप्लेंट्स आ रही हैं और उसका आंसर भी सेम है, सो इट ऑलवेज गुड कि आप उसका एक सेट पैरामीटर आंसर बना दें, ताकि आपको आसानी है, रादर देन कि बार बार एक ही जवाब देने के, हर बार उसको टाइप करने के, आप अपने पास एक कुछ आंसर्स की रिपोजिटरी, एक फाइल बनाते जाएं, जिसमें अगर आपके पास एक तरह की अगर कंप्लेंट्स आ रही हैं, एक तरह की एक कैटेगरी की अगर उसमें कंप्लेंट्स है, जिसका जवाब सिमिलर है या जिसका एक पैटर्न सिमिलर है, जिसमें सिर्फ आपने अगर लेट्स से फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स ही चेंज करने हैं, तो इसका एक टेम्पलेट सॉर्ट ऑफ बना दिया करें, जिसमें आप लोगों को आसान, एक तो ये होगा कि उसमें आपकी आंसर्स में यूनिफॉर्मिटी रहेगी, आपको बार बार वो चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको फैक्ट्स एंड फिगर थोड़े बहुत, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक स्कीम है जिसमें वो किसी की कंप्लेंट है कि भाई वो उस पर काम रुक गया है, उस पर काम नहीं हो रहा, अब उसके अगर आप स्टेटस देखते हैं और उसको आपको पता चलता है कि यार उस पर काम इसलिए रुक गया है कि क्योंकि गवर्नमेंट से फंड्स नहीं मिले, तो अब इस तरह की हमें बेतहाशा कंप्लेंट्स आती है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है कि हम सिटीजन के सामने उसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रख देते हैं कि भाई ये स्कीम फला साल में इतने कॉस्ट के साथ अप्रूव हुई थी, पिछले फाइनेंशियल ईयर में तब तक इतने एक्सपेंडिचर हुआ था, इस साल इतने पैसे एलोकेट हुए थे, इतने रिलीज हुए थे, इतने एक्सपेंड हो गए हैं, और मजीद इतने पैसे चाहिए स्कीम को कंप्लीट करने के लिए। तो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, जैसी गवर्नमेंट हमें फंड्स देगी हम इसको जो है ना फला इतने टाइम में, ड्यूरेशन में जो है ना वो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये एक सेट पैरामीटर्स है, उसमें हम स्कीम वाइज जो है ना सिर्फ जो है ना उसकी हर स्कीम का नाम, उसके जो है ना वो अमाउंट और फिगर चेंज करते हैं, बाकी वो एक यूनिफॉर्म आंसर जो है ना वो चला जाता है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी कि अगर एक कैटेगरी जो एक सेट पैटर्न कैटेगरी में अगर कोई कंप्लेंट आ रही है तो उसके आपको जो है ना वो आंसर करने में आप लोगों के लिए आसानी होगी और आप एक यूनिफॉर्म तरीके से उसको जो है ना चल सकेंगे। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सिटीजन फीडबैक का सेक्शन। जो आपको सिटीजन की जितने भी फीडबैक्स आपके पास आ रहे होते हैं, वो पॉजिटिव दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, वो आप कितने आंसर से वो सेटिस्फाइड है, कितने आंसर से वो सेटिस्फाइड नहीं है। आप इंडिविजुअली भी एक एक कंप्लेंट्स को देख सकते हैं कि किस
कंप्लेंट पे उन्होंने आपको किस पे सेटिस्फेक्शन शो की है, किस पे डिससेटिस्फेक्शन शो की है। मोस्टली टाइम ऐसे होता है कि हम अपने एंड से सही होते हैं, सिटीजन अपने एंड से देख रहे होते हैं, इसलिए वो डिससेटिस्फेक्शन होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सेटिस्फेक्शन 100% रहे या 50% भी रहे। मैं कोशिश करनी चाहिए कि जितनी हम मैक्सिमम जो है ना वो सिटीजन की सेटिस्फेक्शन को अचीव कर सकें। एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है जो PMDU जो प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट रिकमेंड करता है कि जहाँ भी आपके पास सिटीजन की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास कंप्लेंट में अवेलेबल है तो इट ऑलवेज गुड कि आप जो कंप्लेंट है उसको बाय टेलीफोनिकली आप उसके साथ रब्ता कायम करें, उससे फ़ोन पे बात करें ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो कि एक तो उसको भी तसल्ली होती है कि उसके कंप्लेंट पे कोई जहन एक्शन ले रहा है, कोई उसकी कंप्लेंट पे काम कर रहा है। तो और दूसरी आपको भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रादर देन कि आप जो है ना उसको सिर्फ जो है ना इस तरह टेक्स्ट में रिप्लाई कर देते हैं। तो एक कम्युनिकेशन उससे बेहतर हो जाती है, तो उससे भी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बेहतर हो सकता है। समझ नहीं आ रही यार। उससे भी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना वो बेहतर हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में जो आपको ऑप्शन मिलती है वो है ड्रॉप कंप्लेंट्स की। आपने अगर आज एट द वेरी स्टार्ट मुझे खैर कहना चाहिए था कि जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास एक यूजर मैनुअल आता है जो कि वो टाइम टू टाइम प्राइम मिनिस्टर और डिलीवरी यूनिट जो है ना उसको अपडेट करता है। करंटली उसका 3rd एडिशन जो है ना वो चल रहा है, तो उसमें सारे ये जो पैरामीटर्स हैं, डूज एंड डोंट्स हैं जो है ना कि वो आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उसमें बड़े क्लियरली बहुत एक्सटेंसिव वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें उन्होंने डिफाइन किया होता है। तो उन्होंने सर्टन कैटेगरीज दी हुई हैं कि उस तरह की कैटेगरीज की अगर कंप्लेंट्स आपके पास आती हैं वो भी हम इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा, वो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ सर्टन रीजंस हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे आप ऑटोमेटिकली अगर उस पैटर्न के आपके पास कंप्लेंट्स आते हैं तो आप उसको ऑटोमेटिकली जो है ना अपने पोर्टल से उसको ड्रॉप कर सकते हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी है डुप्लीकेट कंप्लेंट की। अगर सेम कंप्लेंट अगर आपको 2 बार रिसीव होती है आपके पोर्टल पे, एक ही कंप्लेंट है, एक ही बंदे ने 2 बार कर दी कहीं, तो आप उसमें से एक कंप्लेंट को ड्रॉप कर सकते हैं कि भाई ये जो है ना आपका एक ऑलरेडी एक कंप्लेंट जो है ना वो इन प्रोसेस है, तो आप दूसरे कंप्लेंट को तब लॉन्च करें जब वो एक क्लोज हो जाए। तो अगर ऑलरेडी एक कंप्लेंट है तो आप उस कंप्लेंट को डुप्लीकेट करके ड्रॉप कर सकते हैं। सेकेंडली जो है वो कोर्ट मैटर, अगर कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उसके रिलेटेड अगर कोई कंप्लेंट आती है तो आप उसको कोई भी जवाब देने के बजाय उसको डायरेक्टली आप ड्रॉप कर सकते हैं कि भाई ये कोर्ट मैटर है, ये सब जुडिस इन कोर्ट है, तो जब तक कोर्ट का फैसला आएगा तो जो भी फैसला आएगा उस हिसाब से उस पर जो है ना वो हम फैसला लेंगे। तो वो ऑटोमेटिकली उस पर भी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली उसको ड्रॉप कंप्लेंट की फीचर इसको ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो रिक्वेस्टेड बाय सिटीजन है। मोस्टली केसेस में सिटीजन खुद रिक्वेस्ट कर लेते हैं, अगर या तो उसका मसला रिजॉल्व हो जाता है या वो खुद से किसी भी रीजन से वो रिक्वेस्ट कर लेता है कि भाई कि मेरे कंप्लेंट को ड्रॉप कर दिया जाए, तो आपको एक जब भी आप उस कंप्लेंट को ओपन करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई सिटीजन ने रिक्वेस्ट की है कि इस कंप्लेंट को ड्रॉप किया जाए, तो आप इसको भी ड्रॉप कर सकते हैं। 4 जो अभी जो ये न्यूएस्ट एडिशन है वो है इररिलेवेंट कैटेगरी। इररिलेवेंट कैटेगरी में जितनी भी करप्शन या मैल प्रैक्टिस की जो बेसलेस अगर कोई डिफरेंट इनकी अब उन्होंने अपनी एक कैटेगरी बना दी है कि सर इसी कैटेगरी में अगर कंप्लेंट लॉन्च होगी तो उसको आप एंटरटेन करेंगे, अगर वो किसी और कैटेगरी में होती है तो आप उस तरह के किसी भी कंप्लेंट को जो एंटरटेन नहीं करेंगे। और सेकेंडली उसमें ये भी मेंशन है कि अगर आपको लगे कि वो जो क्योंकि अगर जब तक कंप्लेंट विद प्रॉपर एविडेंस और फैक्ट्स और फिगर के साथ ना हो तो आप उसको भी ड्रॉप कर सकते हैं कि सिर्फ बेसलेस अगर एलिगेशन हो जिसको प्रूव करने के लिए या जिसको सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप उसको भी जो है ना इस तरह के कैटेगरी को में इस कंप्लेंट को आप ड्रॉप कर सकते हैं। सेकेंडली अनक्लियर वेग कंटेंट्स में भी आप ड्रॉप, अगर इस तरह की कैटेगरी में होना बेहतर ये चाहिए अगर कोई कंप्लेंट है जिसकी कंटेंट आपको समझ ना आ रही हो तो सबसे पहले सिटीजन की इन्फॉर्मेशन चेक करें कि क्या वो हिडन तो नहीं है। अगर हिडन नहीं है तो वहाँ मोबाइल नंबर से उसको कॉल करके उससे उसकी कंप्लेंट को समझे कि वो कंप्लेंट में क्या कहना चाह रहे हैं। एक ऑप्शन ये है। अगर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हिडन है तो आप जो इन प्रोसेस जो कमेंट के ऑप्शन से जाके आस्क इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम सिटीजन के ऑप्शन को टिक करके वहां से आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 2 रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या तो आप उसको कह दें कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर करें तो आप उसके साथ फ़ोन पर रब्ता कर लें, या फिर आप उसको कहें कि यार आपके जो आपका कंप्लेंट है वो क्लियर नहीं है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो आप क्लियर वर्ड में दोबारा जो है ना उसको रिफ्रेश करके दोबारा इसमें रिप्लाई कर दें ताकि हम आपके जो कंप्लेंट है उसको एंटरटेन कर सकें। और जो एक और कैटेगरी है वो जॉब सीकिंग है। अगेन दिस पोर्टल कैन नॉट बी यूज फॉर जॉब सीकिंग। अगर किसी को जॉब चाहिए, को कहे कि भाई मुझे जॉब दे दें, मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो उस तरह की कंप्लेंट्स को भी आप जो है ना वो टोटली ड्रॉप कर सकते हैं। ये जो लास्ट सेक्शन है ये आप लोगों के डैशबोर्ड पे शो नहीं होता। ये बेसिकली ये जो हायर अप से जिस तरह ये आप लोगों का स्टेटस है कि करंटली अब फील्ड ऑफिसर में मेरे पास
टोटल 944 रिसीव हैं, 15 न्यू कंप्लेंट्स हैं, ये टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है, और 2 इन प्रोसेस हैं। ये जो रिव्यू कंप्लेंट्स बाय ऑफिसर हैं, ये 8 ऐसे कंप्लेंट्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट ऑफिस में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ओपन हुए हैं। अगर मैं सिर्फ इनको ओपन करूं तो हम देख लेते हैं कि किस किस के पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो कंप्लेंट ओपन हुई है, जो अभी उनके पास पेंडिंग है। तो अच्छा जी, एक सबसे पहले जो है वो गुजरांवाला में है, एक हाफिजाबाद में, 2 हाफिजाबाद में है, 2 मुजफ्फरगढ़ के हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रीओपन हुए हैं। इनको देखें कितने कितने दिन हो गए, को 6 दिन हुए हैं, 5 दिन, 3 दिन। एक मियाँ वाली का है, एक विहाड़ी का, एक उकाड़ा का है जो आज ही उसको साइन हुए हैं। तो ये वो कंप्लेंट्स हैं जो कि आपको प्राइम मिनिस्टर की तरफ आपने इसको क्लोज किया हुआ है, लेकिन ये दोबारा आपको जो है ना रीओपन हुए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। तो उसको केयरफुली और क्रिटिकली रिव्यू कर लीजिएगा कि क्या आपने जो आंसर दिया था वो ठीक था कि नहीं था, या अगर उस वक्त ठीक था, अब अगर उसमें कोई अपडेट आई हो, कोई अपडेट आंसर दे दे। अगर आपका आंसर वही है तो यू कैन, आप वो भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि यू स्टैंड बाय जो भी आप उसका आंसर देते हैं, तो उसको जो है ना वो आप उसको फिर स्टैंड बाय कर सकें इस आंसर को। अच्छा जी, अब अगर मैं किसी एक कंप्लेंट को लेट से अगर हम ओपन करें तो हमारे पास उसमें जो जो ऑप्शंस आती हैं, एक तो सबसे पहले वही जो मैंने आपको जैसे कहा था कि एक तो सबसे पहले टॉप पे आपको नजर आता है कि सिटीजन के बारे में इंफॉर्मेशन, कि क्या सिटीजन इनलैंड सिटीजन है, कि ओवरसीज पाकिस्तानी है, या 60 ईयर या जो है सीनियर सिटीजन है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पास यहाँ जाती है। और कंप्लेंट की इंफॉर्मेशन जो भी आप जब रिट्रीव करते हैं तो आपके अकाउंट के अगेंस्ट लॉग हो रही होती है कि आपने फलां सिटीजन की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया है, तो वो ताकि अगर इस इंफॉर्मेशन के साथ अगर कल को कोई भी कुछ मिसहैप होता है तो आपके अगेंस्ट लॉगिंग हो रही होती है, तो उसको ज़रा ध्यान रखिएगा। अब जिन्होंने अगर अपनी इंफॉर्मेशन शो की है तो आप उसको कॉल करके उसका आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपने उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपके कंप्लेंट पे हम ये एक्शन ले रहे हैं या हम ये कर रहे हैं। जिसकी नहीं है और आपको कोई मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये कंप्लेंट एक्शन का एक सेक्शन है जहाँ पे आप डिफरेंट एक्शंस ले सकते हैं। कमेंट में अगेन जब भी आप कमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंप्लेंट न्यू कंप्लेंट से आपके इन प्रोसेस कंप्लेंट में चली जाएगी। और अगर आप सिंपल कमेंट करके कर देंगे तो सिटीजन क्योंकि नॉर्मली जब सिटीजन कंप्लेंट कर लेता है तो फिर सिटीजन में कोई जवाब देने के पास कोई ऑप्शन नहीं होती, वो फिर कोई इनपुट नहीं दे सकता जब तक हम उसकी कंप्लेंट क्लोज नहीं होती, तो वो फीडबैक देता है। लेकिन अगर आपने सिटीजन को ऑप्शन देनी है कि वो आपको कुछ लिख के दे, तो आप कमेंट में उसको लिखेंगे कि भाई आप मुझे ये टाइप करके दे दें, और साथ में ये ऑप्शन लाजमी टिक करेंगे, प्लीज टिक इफ एनी इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द सिटीजन। जब आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे तो सिटीजन आपको रिप्लाई कर सकेगा, अदरवाइज अगर आप इसको टिक नहीं करेंगे तो सिटीजन आपको रिप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पे इस सेक्शन में अगर आपने उसको ये लिखना हो कि भाई हमने एक लेटर फलां ऑफिस को लिख दिया है, तो वो लेटर आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, अटैच फाइल के तौर पर पोस्ट कमेंट करेंगे तो ये कमेंट आपके जो इन प्रोसेस जो न्यू कंप्लेंट वहाँ से जो है ना ये इन प्रोसेस कंप्लेंट में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। अच्छा जी, अगर आपको लगता है कि आपने उसका आंसर कर लिया हुआ है, आपने उसको वर्किंग सारी कर ली हुई है, सो यू कैन गो टू द क्लोज कैटेगरी जहाँ से आप कंप्लेंट को क्लोज कर सकते हैं। अब क्लोज में जो है ना 3 ऑप्शन आती हैं आपके पास। एक तो ये है कि जो उसने कहा था या जो उसने जो कंप्लेंट की थी वो आपने उसको रिजॉल्व कर दिया है, तो आप उसको सिंपल कह सकते हैं कि मैंने उसको रिलीफ ग्रांट कर दिया है, जो उसने कहा था वो हो गया। सेकेंड ऑप्शन जो कि पार्शियल रिलीफ ग्रांटेड है, पार्शियल रिलीफ ग्रांटेड उस केसेस में यूज हो सकती है कि जब आप उसको रिलीफ तो दे सकते हैं पर इंस्टेंट रिलीफ उसको नहीं मिल सकता। मतलब अगर लेट से उसका कोई ऐसा काम है जो अभी फौरन नहीं हो सकता, आप उस पर आपने वर्किंग स्टार्ट कर ली हुई है, लेकिन उसको कंप्लीट होते होते 4 माह, 5 माह, 6 माह या 1 माह या 2 माह लग सकते हैं, तो आप उसको कह सकते हो कि हमने आपकी कंप्लेंट थी या जो भी आपकी रिक्वेस्ट थी उस पर हमने काम शुरू कर दिया हुआ है, और अब विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो वो आप उसको पार्शियल रिलीफ ग्रांट कर सकते हैं। ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड जो लास्ट ऑप्शन वो है रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड। ये उस केस में हो सकता है कि जब सिटीजन जो आपसे जो डिमांड कर रहा है, जो वो चाह रहा है, जिसके बारे में वो कंप्लेंट कर रहा है, वो आपके करंट रूल्स एंड लॉज में जो है ना उसकी इजाज़त नहीं है कि आप उसको कर सकें, या वो आप फैक्ट्स के अगेंस्ट है या उस तरह की कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती, तो आप सिंपली रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड करके जो है ना उसको आप कंप्लेंट को क्लोज कर सकते हैं। अगर जो कंप्लेंट आपको रिसीव होती है अगर वो आपसे रेलेवेंट नहीं है, या अगर आपने किसी और डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करनी है, तो यू कैन ऑलवेज गो टू द फॉरवर्ड सेक्शन।
जहाँ पे आप सबसे पहले अगर आपने लेट्स से अगर पंजाब के अंदर ही है तो पंजाब सेलेक्ट कर ले, अगर आपने किसी और प्रोविंस में या फेडरल गवर्नमेंट में किसी ऑफिस को भेजना है तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट करके यहाँ से फिर कंसर्न जो भी ऑफिस हैं जो भी आपके पास वो हैं, एक पूरी लिस्ट भी है, अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आपको वो सारी जो है ना वो सिलेक्ट होके आ जाएंगे। अगर मैं सिर्फ स्पोर्ट्स लिखूंगा तो मुझे स्पोर्ट्स के जितने भी ऑफिसेज हैं वो सारे जो है ना मुझे यहाँ शो होते हैं। तो यहाँ से मैं अपने कंसर्न जिसको भी मैंने फॉरवर्ड करना वो मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ और वो रिमार्क्स में जो है ना जो भी मैं लिखना चाहूँ। बिफोर डूइंग एनीथिंग ऑन द कंप्लेंट को किसी भी देखने से देखिए कंप्लेंट की हिस्ट्री है कि कंप्लेंट कहाँ से होते हुए या किसने इस पर क्या कमेंट कर करके आपके पास आई है। सो इट ऑलवेज गुड कि आप जो है ना कंप्लेंट की हिस्ट्री पढ़ लें कि किस किस डिपार्टमेंट ने इस पे क्या क्या कहा है, क्योंकि ऐसा नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग बगैर पढ़े उसी डिपार्टमेंट को भेज देते हैं जो ऑलरेडी उस लूप में होता है, जो ऑलरेडी कह चुका होता है कि यार ये मेरे से रेलिवेंट नहीं है, वो किसी और डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर उसी डिपार्टमेंट को वापस चली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि वो कंप्लेंट एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, फिर तीसरे से फिर वापस पहले पे आ जाती है, तो पिंग पोंग खेल रहे होते हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप जो है ना वो कंप्लेंट जो हिस्ट्री है वो पढ़ एक पहले बिफोर उस पर कोई भी जवाब देने से कि बाकी डिपार्टमेंट ने इस पर क्या इनपुट दी है, क्या इस पर उन्होंने रिस्पॉन्स किया है, ताकि हम जो है ना वो इस पर एक कंक्रीट और एक टेंजिबल जो है ना वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। लास्ट जो ऑप्शन है वो ड्रॉप कंप्लेंट की है, जो इस तरह मैंने कहा कि जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि जब भी आप रीजन सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपके लिए ऑटोमेटिकली आंसर प्रोवाइड कर। जब अगर लेट्स से मैं कोर्ट मैटर सेलेक्ट करता हूँ तो उसने रिमार्क्स में खुद ही ऐड कर दिया कि भाई ये मैटर जो है ना सब्सिड्यूस है कोर्ट में, तो अभी तक इस पर हम कोई इस पर एक्शन नहीं ले सकते, तो जब अगर कोई फैसला हो जाए तो उसकी बेसिस पर आप दोबारा कंप्लेंट कर लें, और यहाँ पे आप ड्रॉप कर देंगे तो कंप्लेंट ड्रॉप हो जाती है। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि आप मेक श्योर कर लें कि वो चीज़, क्योंकि ड्रॉप रेट इतना भी ना बढ़ा दें कि अगर वो इस कैटेगरी में किसी न किसी कैटेगरी में फॉल करनी होनी चाहिए, हर कंप्लेंट को ऐसी तरह ड्रॉप नहीं करनी चाहिए। या अगर कोई पॉलिटिकल मैटर है, कोई अनक्लियर वे कंटेंट्स अगर आपके पूछने के बावजूद भी अगर सिटीजन रिप्लाई नहीं कर रहा या अगर आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप उसको क्लियर वे कंटेंट करके भी ड्रॉप कर सकते हैं। या अगर कोई प्योरली फैमिली या डोमेस्टिक इशू हो जिसमें हमारा गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है तो आप उसको भी वो कर सकते हैं। या अगर कोई नॉन इशू कोई एमी उठा के जो है ना वो सिर्फ तंग करने के लिए अगर आपको जो है ना अगर आप उसको प्रूव कर सकें कि एक नॉन इशू है जिसके जो है ना गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है तो आप उसको भी ड्रॉप कर सकते हैं। या कोई क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन हो या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या अगर अनलॉफुल कंटेंट्स हो तो आप उसको भी ड्रॉप कर सकते हैं। या ये डिफरेंट रीजन है, डुप्लीकेट कंप्लेंट, जॉब सीकिंग के, इररिलेवेंट कैटेगरी के और रिक्वेस्टेड बाय सिटीजन के, इस तरह के डिफरेंट या सेंसिटिव मैटर्स के इस तरह के डिफरेंट जो भी आपके पास अगर कंटेंट्स हैं तो आप उसको जो है ना वो ड्रॉप करके उस तरह रिक्वेस्ट करके आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे उस कैटेगरी में से जो है ना वो ड्रॉप हो जाएंगे। सो ये ड्रॉप की कैटेगरी बड़ी अच्छा एक फीचर है जिसमें अगर कोई कंप्लेंट जो कि इन कैटेगरीज में फॉल करती है तो उसको आपको फर्दर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप उसको जो है ना ऑटोमेटिकली उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। ये तो एक डैशबोर्ड से आप एक्सेस कर सकते हैं हर चीज़ को। सिमिलरली इसी तरह से आप अपने सारे कंप्लेंट, अगर आपने किसी पुरानी कंप्लेंट को देखना है जहाँ पे आपने फॉरवर्ड किया हो या जो आपने रिजॉल्व करना हो, अगर वहाँ से किसी ने कि सेम आंसर अगर आपने किसी को उठाना है सो यू ऑलवेज गो टू योर फॉरवर्डेड कंप्लेंट, जहाँ पे आपने जितनी भी कंप्लेंट्स जिस डिपार्टमेंट को या जिस पोर्टल को फॉरवर्ड किया होता है वो फॉरवर्डेड कंप्लेंट्स में आपके जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं वो आपके सामने नज़र आ जाते हैं कि आप अगर वहाँ से आपने कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो या वहाँ से कोई आंसर उठाना हो या कोई एक चीज़ जो आपने वहाँ लिखी हो अगर आपने किसी और कंप्लेंट में यूज़ करनी हो तो आप वो फॉरवर्डेड कंप्लेंट्स में जो है ना वो जा सकते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड कंप्लेंट में एक और भी चीज़ है कि अगर आपने लेट्स से एक किसी डिपार्टमेंट को या किसी अपने किसी हायर को किसी को अगर गलती से आपसे कोई कंप्लेंट फॉरवर्ड हो गई है या गलती से किसी को फॉरवर्ड हो गई है तो आप ये फॉरवर्ड कंप्लेंट के सेक्शन में आके उस कंप्लेंट को ओपन करके उसको वापस रिवोक कर सकते हैं। जब आप उसको रिवोक करेंगे तो दोबारा आपके पोर्टल पे जो है ना वो या दोबारा आपके जो डैशबोर्ड है वहाँ पे जो है ना वो शो हो जाएगी, वो अगेन आपके डैशबोर्ड पे शो होगी, वहाँ से उनकी कंप्लेंट्स डैशबोर्ड से वापस आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगी। तो रिवोक इज ऑलवेज एन ऑप्शन कि आप अगर किसी कंप्लेंट को वापस अपने डैशबोर्ड पे लाना चाहते हैं, जब तक अगर उसने उस पर कमेंट कर दिया या उसने उसको किसी को फॉरवर्ड कर दिया, जब तक अगला डैशबोर्ड वाला उस पर कोई एक्शन नहीं लेता तब तक आप उस कंप्लेंट को रिवोक कर सकते हैं। अदरवाइज वंस उस पर अगर उन्होंने कोई एक्शन, उन्होंने कोई कमेंट कर दिया, उन्होंने किसी को फॉरवर्ड कर दिया तो फिर आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो रिजॉल्व कंप्लेंट्स का सेक्शन है कि आपने जितने भी कंप्लेंट्स रिजॉल्व किए हैं। जवाब साहब यही एक दफा दोबारा बताना सर। जो
फॉरवर्डेड कंप्लेंट्स जो अगर आप किसी को आप अगर कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देते हैं, लेट्स अगर ये ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जब आप किसी अगले डैशबोर्ड को फॉरवर्ड कर दें, अगर आपसे गलती से फॉरवर्ड हो गया या आप किसी और को फॉरवर्ड करना चाहते थे, आपको फॉरवर्ड हो गया, या वो डिपार्टमेंट आपको कहता है कि भाई ये हमसे रेलेवेंट नहीं, आप वापस ले लें, तो जब भी आप फॉरवर्ड करेंगे तो वो फॉरवर्डेड कंप्लेंट के सेक्शन में वो कंप्लेंट आपके पास शो होगी। उस कंप्लेंट को ओपन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि रिवोक कंप्लेंट। ठीक है, जब आप रिवोक कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे तो वो कंप्लेंट वापस दोबारा से आपके डैशबोर्ड पे शो हो जाएगी। आप अगेन फिर उस पर अपने एंड से कोई उस पर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन रिवोक कंप्लेंट की ऑप्शन तब तक इनेबल होती है जब तक जिस अगले डैशबोर्ड वाले जिसको आपने भेजा हुआ है, जब तक वो उस पर कोई एक्शन ना ले। अगर वो उसने किसी और को फॉरवर्ड कर दिया, या अगर वो उसको जो है ना क्या कहते हैं, अगर उसने किसी और को फॉरवर्ड कर दिया, या अगर उसने उस पर कोई एक्शन ले लिया, तो फिर आप उसको फिर रिवोक नहीं कर सकेंगे। तो अनटिल अनलेस कि जिसको आपने फॉरवर्ड किया है, जब तक वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, तो आप जो है ना अपने कंप्लेंट को वापस रिवोक कर सकते हैं, वापस अपने डैशबोर्ड में लेके आ सकते हैं। इसी तरह से जो रिजॉल्व कंप्लेंट्स वाला सेक्शन है, जितने भी कंप्लेंट्स रिजॉल्व हुई होती हैं वो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। अगर उसके आंसर आपने देखने हैं, अगर उसका जो है ना आपने उसको, अगर उसी किसी को आंसर को दोबारा उठा के आपने किसी और कंप्लेंट में यूज़ करना है, या किसी आंसर को रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना है, तो आप वहीं रिजॉल्व कंप्लेंट्स में देख सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्क्रीन शेयरिंग अच्छा, उसके बाद जो अगर आपके पास कोई मैनुअल कंप्लेंट आपके पास रिसीव होती है, किसी पेपर पे रिसीव होती है, अगर आप चाहते हैं कि उस कंप्लेंट को भी आप अगर प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे शो करना चाहते हैं कि इसका प्रोग्रेस भी प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे शो हो, तो आप मैनुअल कंप्लेंट करके उस कंप्लेंट के सारे पर्टिकुलर्स डिटेल यहाँ से आप मैनुअल कंप्लेंट्स के थ्रू एंटर कर सकते हैं। तो आपके मैनुअली कंप्लेंट्स भी जो है ना सिस्टम में आप एंटर कर सकते हैं। मोस्टली हम यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन सिस्टम में जो है ना ये प्रोविजन है कि आप जो है ना ये कंप्लेंट यूज़ कर लें, जो मैनुअल कंप्लेंट्स की ऑप्शन है। उसके बाद जितनी भी आपने कंप्लेंट्स ड्रॉप की होती हैं वो ड्रॉप कंप्लेंट्स की कैटेगरी में शो हो रही होती हैं। अगर आपने उसको दोबारा रीओपन भी करना है तो आप उसको ड्रॉप कंप्लेंट्स की कैटेगरी से जाके इसको रीओपन कर सकते हैं। अगर कोई कंप्लेनेंट किसी पुराने कंप्लेंट का रेफरेंस दे, उसका रेफरेंस नंबर दिया हो कि मैंने पहले भी ये कंप्लेंट्स की हुई हैं और मैं दूसरी तीसरी कंप्लेंट कर रहा हूँ और आपको याद नहीं है, तो आप सर्च कंप्लेंट्स के ऑप्शन में से जाके उस कंप्लेंट के नंबर से उसको सर्च कर सकते हैं। उसमें देख सकते हैं कि उस पर क्या एक्टिविटी, उस पर क्या जवाब दिया गया है। उस आंसर के बेस पे आप अपने करंट जो अभी कंप्लेंट है उसको भी आप आंसर कर सकते हैं। जितनी भी एस्केलेटेड और सुपर एस्केलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं वो आपके एस्केलेटेड और सुपर एस्केलेटेड कंप्लेंट्स में शो होती हैं। जो लास्ट फीचर है जो हमें आपने देखना है वो है ड्रॉप रिव्यू रिक्वेस्ट। अब होता क्या है कि जब भी आप कंप्लेंट को ड्रॉप करते हैं किसी भी रीजन के बेस्ड पे, फिर सिटीजन के पास एक ऑप्शन होती है कि यार कि जो जिस बेस पे, रीजन के बेस पे आपने उसको ड्रॉप किया है, सिटीजन आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप इस ड्रॉप को रिव्यू कर दें कि आपने ड्रॉप सही रीजन पे नहीं। वो उसके अगर जस्टिफिकेशन सही दे देता है कि गलत रीजन से मेरी जो है ना वो कंप्लेंट ड्रॉप हुई है, तो आप उस ड्रॉप रिव्यू रिक्वेस्ट को जो है ना वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप उस ड्रॉप रिव्यू रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास होगा क्या कि आपके पास वो दोबारा से आपके डैशबोर्ड पे शो हो जाएगी और आप उसको कोई नया जवाब, कोई नया कुछ उस पर आप एक्शन ले सकेंगे। लेकिन अगर आप उसको रिजेक्ट करते हैं, आप समझते हैं कि नहीं आपने सही रीज़न के बेस पे इसको ड्रॉप किया था, तो आप ड्रॉप करने के बाद अगर आप रीज़न ठीक थी तो आप जो है ना उसको जो ड्रॉप रिव्यू रिक्वेस्ट है उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर्स हैं जो आपने रेगुलरली देखने हैं। एक, अगर आप किसी को ड्रॉप करते हैं तो देख लिया करें कि उसके बाद कोई ड्रॉप रिव्यू रिक्वेस्ट तो नहीं आई 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। अगर आई है तो उसको देख लें कि क्या उसने जस्टिफिकेशन दी है। अगर वो जस्टिफाइड है तो आप उसको रीओपन कर लें, अगर नहीं है तो आप उसको जो है ना रिजेक्ट कर दें, उसको क्लोज कर दें कि जो जस्टिफिकेशन या जिस रीज़न के बेस पे हमने ड्रॉप किया था वो जस्टिफिकेशन ठीक थी। सो ये मेजर वो हैं फीचर्स हैं जो हम नॉर्मली डे टू डे एक्टिविटीज़ में उसको यूज़ करते हैं। बस एक वही बात कि जो भी आंसर दें हम, क्योंकि ये सारी लॉग चीज़ें जो भी हम आंसर देते हैं वो कहीं फाइल, क्योंकि फाइलिंग सिस्टम है नहीं कि आगे पीछे हो जाए, चाहे आप साल पहले भी जो जवाब दिया होता है वो इट्स ऑलवेज रिमेन इन सिस्टम। तो आप
चेक किया करें कि जो जवाब आप आज दे रहे हैं, अगर कोई 1 साल बाद उसको रिव्यू कर रहे हैं, उसको कोई ऑडिट कर रहे हैं, तो वो उस वक्त के हिसाब से ठीक होना चाहिए। सो जो भी आंसर दें वो रिस्पॉन्सिबल आंसर होना चाहिए, वो टेंजिबल आंसर होना चाहिए, और आपको उस पर जो भी आप जवाब दें फिर उसको स्टैंड बाय भी आप पे होना चाहिए कि हाँ ये जवाब हमने दिया था, ये इस बेस पे दिया था। और लास्टली, अगर आप लोगों के पास मोस्टली अक्सर ऐसा होता है कि मैं कंप्लेंट्स आपकी एस्केलेशन में जा रही होती है या उस पर 20 दिन हो रहे होते हैं, तो मुझे एक जो वो आती है सबकी यही आती है कि सर हमारे पास वो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, कोई क्लर्क नहीं है। तो इट्स वेरी इजी कि आप इसको अपने मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं। सेम यही डैशबोर्ड जो है, आप इसी लिंक को अगर आप मोबाइल पे भी ओपन करेंगे उसी तरह आपके पास ओपन होगा। सारी के सारी कोई ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह आप इधर क्रोम ओपन करते हैं वहाँ मोबाइल पे भी ब्राउज़र ओपन करें, मोबाइल पे भी ब्राउज़र ओपन करके यही डैशबोर्ड इसी तरह से ओपन करके आप, बल्कि मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप इसको मोबाइल पे ज़्यादा यूज़ करें, ताकि आप ऑफिस में हो या ना हो, आप घर हो, किसी दिन छुट्टी हो, हफ्ते वाले दिन हो, अगर संडे वाले दिन भी 20 दिन पूरे हो रहे हो, तो आप इस पर कोई ना कोई कमेंट कर दिया करें, ताकि हर मंडे को 11 बजे सेक्रेटरी साहब जो है ना इन सारे कंप्लेंट्स की रिव्यू मीटिंग लेते हैं 11 बजे। तो उसमें फिर ताकि रादर दिन कि उसमें एस्केलेशन में जाए, मैं आप लोगों को कहूँ फिर वो आप उसमें एक दिन मजीद लें, तो मोबाइल आपके पास हर वक्त होता है, आप उस पर लॉग इन करके अगर उस वक्त कोई टेंजिबल आंसर नहीं भी हो तो आप सिर्फ इतना रिप्लाई कर दें कि हम इस आपकी कंप्लेंट को लुक आफ्टर कर हम देख रहे हैं, हम रिव्यू कर रहे हैं, हम इसको इन प्रोसेस में लेके आ जाते हैं, तो वो एस्केलेशन ख़त्म हो जाती है। तो मैक्सिमम कोशिश किया करें कि एस्केलेशन को अवॉइड करें, कि एस्केलेशन पे कोई कंप्लेंट ना जाए। अगर कोई कंप्लेंट जो है अगर उसके कंप्लीशन में अगर 20 दिन से ज़्यादा का टाइम लगता है, एक बार कमेंट करें, 2 बार कमेंट करें, लेकिन कोशिश करें कि एस्केलेशन में ना जाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अब अगर किसी का इससे कोई क्वेश्चन को रिलेटेड कोई सवाल हो तो द फ्लोर इज ओपन नाउ। मकसूद साहब जी, मकसूद साहब। जी जवाद साहब, बहुत अच्छा लेक्चर दिया आपने, बहुत सी क्लैरिटीज थी जो वो हमें हो गई हैं। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि मोस्टली जो आजकल कंप्लेंट आ रही हैं जी, स्टेडियम खोल दें, ग्राउंड खोल दें, जी जी तो एक जनरल पॉलिसी मैटर है, जी बिल्कुल। तो हमें असाइन कर दी जाती है, आप जवाब दें, हम इसका क्या जवाब दें? अगर तो आपके पास है तो आप रिजॉल्व कर दें, अगर डीसी ऑफिस में आती है तो वहां हो जाए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मोस्टली आता है जी हमारे इधर ग्राउंड नहीं है तो ग्राउंड बना दें जी। उसका भी वो भी एक जनरल सा सवाल होता है, उसका भी बता दें कि उसका आंसर हम तो लिखते हैं जी बना देंगे जब जरूर होगा, इस वक्त तो हमें पास गुंजाइश नहीं है। वो सेटिस्फाई नहीं होते, उससे लोग सेटिस्फाई नहीं होते, उसका भी जरा बता दें कि उसका क्या करना चाहिए। सर दो आपकी बिल्कुल यही है। एक तो सबसे पहले जो आप आजकल जो यही रिक्वेस्ट आ रही है कि ग्राउंड ओपन की जाए, तो उसका हमने एक तो जो भी आप एक बात ध्यान में रख लें सर, जो पॉलिसी डिसीजन, जो पॉलिसी मैटर है, आप हमें फॉरवर्ड किया करें। अगर हमारे लेवल डीजी साहब के लेवल पे हो तो हम उसको आंसर करेंगे, अगर वो हमारे लेवल इसी से रिलेटेड है, जवाब देते जाना कि ये भी आता है कि फलां जगह खाली जगह पड़ी है, उस पर ग्राउंड बना दिया जाए। अब हम इसका क्या जवाब दें? सर मैं जवाब देता हूँ सर। पहले जो वकील साहब की बात की ग्राउंड ओपन करने, जो पॉलिसी डिसीजन अगर डीजी साहब के लेवल पे है तो आप हमें फॉरवर्ड कर दिया करें, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर सेक्रेटरी साहब के लेवल पे है तो सेक्रेटरी साहब का भी डैशबोर्ड है, तो बेशक आप वो हमें फॉरवर्ड कर दिया करें, हम खुद सेक्रेटरी साहब को जो है ना फॉरवर्ड कर देंगे। मोस्टली जो आप लोगों से इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को जो फॉरवर्ड की जाती है, ग्राउंड बना दी जाए, वो इसलिए फॉरवर्ड की जाती है आप लोग अपना फीडबैक दें सबसे पहले इस बात पे कि क्या वहाँ पे ग्राउंड बनना चाहिए भी कि नहीं, क्या वहाँ पे ऑलरेडी कोई फैसिलिटी एग्जिस्ट तो नहीं करती। मतलब अगर एक बंदा कह रहा है जैसे 1 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर एक फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, आपके पास अगर आ जाती है तो आप इस पे ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि इस एरिया में, इस लोकेलिटी में या विद इन 2 to 3 किलोमीटर्स में जो है ना ये फलां फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आप ये वाली फैसिलिटीज इस्तेमाल कर लें। या अगर किसी फैसिलिटी के बारे में आ जाती है कि हमें ये जिस तरह अभी इन्होंने कहा था, हफीज साहब ने कहा था कि जगह खाली पड़ी है, अब जगह खाली पड़ी है, ये सिटीजन को ये एक्सप्लेन करना, इसलिए मैं कहता हूं कि इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर उसका मोबाइल नंबर अवेलेबल आप लोगों के पास, तो आप उसको कॉल करके ये समझा दें कि खाली जगह तो अवेलेबल है ग्राउंड का, पर उसका प्रोसीजर क्या है उस ग्राउंड को लेने के लिए। कि सबसे पहले अगर आपको वो लैंड किसकी ओनरशिप में है, लैंड की ओनरशिप के लिए आप लोग एनओसी के लिए अप्लाई करो कि पहले वो लैंड आपको मिलती भी है कि नहीं मिलती फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट फैसिलिटीज। जैसे औकाफ की लैंड वो अब किसी को भी नहीं देते, तो ये चीज अगर आप
क्योंकि अगर आप खाली लिख देते हो तो वो उसको लगता है जैसे जो है ना कि बस हमें जो है ना वो हमसे जान छुड़ाई गई है। अगर आप कोशिश करें, थोड़ी सी एफर्ट करने की बात है कि अगर आप उसको फोन पे समझा दें कि लैंड अवेलेबल तो है, खाली पड़ी हुई है, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नहीं है, अगर आप उसको गवर्नमेंट के थोड़ा सा प्रोसीजर समझा दें कि प्रोसीजर ये है कि हम ये लैंड को क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते, या ये लैंड औकाफ की लैंड है या बीओआर की लैंड, या अगर हम ले भी सकते हैं तो उसमें ये प्रोसेस होगा। आप इधर डीडीपी को लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, डीडीपी जो है ना फिर सेक्रेटरी ऑफिस पर रिक्वेस्ट करेगा, सेक्रेटरी ऑफिस पर बीओआर पर रिक्वेस्ट करेगा, फिर अगर वो अप्रूव करते हैं लैंड उसकी प्रोविजन के लिए कि हाँ जी ये हमारे नाम पे एनओसी इशू होगा, एनओसी इशू होने के बाद ईपीसी1 बनेगा, उसकी सारी प्लानिंग होगी, फिर जाके कहीं रिफ्लेक्ट होगा, फिर जाके कहीं डेवलप होगा। जब तक सिटीजन को ये प्रोसेस नहीं समझाएंगे तब तक उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। और ये प्रोसेस जो है ना खाली जवाब से नहीं आता। कोशिश करें कि अगर आप फोन पे इसको जो है ना अगर आप उनको समझा सकें तो आप लोगों के लिए बेहतर होगी, आप लोगों की सेटिस्फेक्शन उसमें से बेहतर होगी। जवाद भाई, मैं मकसूद साहब की बात को इंडोर्स करूंगा कि हमारे मोर देन 80% यही होती है कि हमें ग्राउंड दिया जाए। जी जी। तो आमतौर पे हमें वो डीसी ऑफिस से भी बहुत सारी आ जाती हैं जी। तो उसकी हमारे पास यही होता है कि बेसिकली अब ये जो जितना प्रोसीजर हम डिस्कस कर रहे हैं या हम करते हैं, ये पिंग पोंग वाली ना तो हम उन्हें ग्राउंड दे सकते होते हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही, ना हमारी अथॉरिटी होती है। हमारी पहली स्कीमें तो अनफंडेड जा रही हैं तो हमें ग्राउंड क्या देना होता है। जी बिल्कुल। तो इस बारे में आप अथॉरिटी से डिस्कस करके, मैं अभी नहीं चाह रहा लेकिन अथॉरिटी से डिस्कस करके एक हमें कैटेगरिकली जवाब ले दें कि हम नए ग्राउंड पे क्या सकते हैं। सीएम डायरेक्टिव के ग्राउंड तो बन नहीं रहे, हम एक नए बंदे को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि आप जाके ये कर लें वो कर लें, फिर वो हमारा दर्द सर बन जाता है जब वो थोड़ी सी एफर्ट कर लेता है। 1 2 सर ये है कि ये इस पे तो सर आप बेशक आज रिप्लाई नहीं चाहिए मीटिंग में, आप इसके पे ना एक कैटेगरी के लिए एक हमें डिसीजन ले दें कि जब वो बंदा एफर्ट कर लेता है फिर वो दर्द सर बन जाता है, मुसीबत बन जाता है। दूसरी बात, एक सिटीजन अपना एड्रेस और सारा कुछ हिडन रखता है, तो हम कितनी दफा उसे पूछें, उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं once, twice, थर्ड टाइम, कितनी दफा हम उसे रिक्वेस्ट करें कि जनाब आप हमें अपना एड्रेस वगैरह दें, फोन नंबर दें, क्योंकि फोन नंबर तो उसने हिडन रखा होता है। तो कितनी दफा उससे पूछें ड्रॉप करने से पहले। जी सर, आपको एक बार और थर्ड भी मैं इकट्ठी पूछ लेता हूँ, आप इकट्ठे जवाब दे दें कि बहुत सारी गैर मुतलका हमें भेज दी जाती हैं। मसलन एक ही एप्लीकेशन आती है कि हमें स्पोर्ट्स ग्राउंड और पार्क दिया जाए, ठीक है, तो सर पार्क तो हमारे व्यू में ही नहीं आता, तो वो डीसी ऑफिस भेज देता है या सीएम डायरेक्टिव आ जाती है, तो हम इसके ऊपर क्या कमेंट किया करें। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपको सर आंसर देता हूँ। सबसे पहली बात ये कि अगर यूजर की इन्फॉर्मेशन हिडन है सर ना, जिस तरह मैंने आपको कहा था कमेंट में, उसको एक बार आपने रिक्वेस्ट करनी है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन में दे दें, और उसको 3 दिन का टाइम देना होता है कि अगर 3 दिन तक अगर उस पर कोई फीडबैक नहीं आता, कोई उस पर अगर वो यूज़र आपको कोई इनपुट नहीं देता 3 डेज़ के अंदर, 3 वर्किंग डेज़ में, 3 वर्किंग डेज़ में अगर उस पर कोई आपको इन्फॉर्मेशन, अगर लेट्स से वो हिडन नहीं अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं भी देता, लेकिन आपको क्लैरिटी कोई नहीं देता, आपको कोई जो आपने उससे कोई सवाल किया हो, जो बात कही, अगर वो नहीं देता तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं। आप उसके साथ ये भी कह सकते हैं कि मैं ये डीएसओ ऑफिस का नंबर है, अगर आप बाद में भी हमसे कांटेक्ट करना चाहें रिगार्डिंग दिस कंप्लेंट तो आप इस नंबर पर जाना कांटेक्ट करके, आपको एक बार ही पूछना है, लेकिन 3 दिन का टाइम देना उन्हें, 3 दिन का उसको टाइम दे दें कि वो जन उसको रिप्लाई कर ले। उसमें 3 दिन के बाद आप उसको क्लोज कर सकते हैं। ये रीजन सॉरी जवाब भाई, आफ्टर 3 वर्किंग डेज हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं फिर? जी, ड्रॉप करने से बेहतर आप उसको क्लोज करें, क्लोज करके कि ड्रॉप क्लोज करें कि उसको जो है ना रीजन दे दें कि हमने 3 वर्किंग डेज आपके किया है, हम मजीद आपकी तरफ से कोई इनपुट नहीं आई, तो जब तक आपकी इनपुट नहीं आई कि हम इस कंप्लेंट पे मजीद। अच्छा, इसमें एक बात ये भी देख लीजिएगा सर कि कुछ कंप्लेंट ऐसी होंगी जिसमें शायद आपको कंप्लेनेंट की इनपुट की रिक्वायरमेंट ही ना हो, मतलब ये असेस आप लोगों ने खुद करना है कि क्या ये कोई ऐसी कंप्लेंट तो नहीं है जो आप खुद से असेस करके भी उसको रेजोल्यूशन की तरफ या उसका कोई आंसर ले सकते हैं, मतलब जिससे जरूरी नहीं कि हर कंप्लेंट में आप कंप्लेनेंट से ही कोई इन्फॉर्मेशन ले, तो अगर वो बगैर इन्फॉर्मेशन की रिजॉल्व हो सकती है तो पहले इसकी रेजोल्यूशन की कोशिश करनी है, और अगर उसमें नहीं, अगर कंप्लेंट की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और अगर वो नहीं दे रहा तो आप 3 डेज के टाइम ड्यूरेशन के बाद आप उसको क्लोज कर सकते हैं। और बेहतर ये कि आप अपना नंबर भी दे दें, इसमें आप लोगों की एक वो शो होती है कि यार वी रियली वांट टू हेल्प यू आउट, अगर आप दोबारा कांटेक्ट करना चाहें तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्लोज की सूरत में तो वो इन प्रोग्रेस शो होगी ना? नहीं सर, जब आप क्लोज करेंगे तो रिजॉल्व में चली जाएगी, हो जाएगी, रिजॉल्व में चली जाएगी। थैंक यू।
जो गैर मुतलका है उनके बारे में थोड़ा सा तो गैर मुतल्लिक़ सर देखें, ये इशू हमारे साथ भी है। इशू ये है कि जहाँ पे भी कहीं पे स्पोर्ट्स का लफ्ज आता है ना, चाहे जिस मर्जी फोरम पे जो मर्जी चीज हो, जिस मर्जी का वो उठा के हमें फेंक दिया जाता है कि वो हाँ, तो इररिलेवेंट कैटेगरी, ये एक ड्रॉबैक एक सिस्टम में अब वो है तो है, क्योंकि मसला ये होता है कि कोई भी रिसर्च नहीं करता, कोई भी ये नहीं देखता कि यार जो कंप्लेनेंट है वो चाह क्या रहा है, वो चाहता क्या है, या वो पूछ क्या रहा है। क्योंकि स्पोर्ट्स सिर्फ स्पोर्ट्स हमारे पास नहीं है। अब जैसे बहुत सारी स्पोर्ट फैसिलिटीज हैं जो कि एलडीए के पास है लाहौर में, अगर मैं बात करूं, या अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है, जो कि चीफ जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हैं उनके अंडर आती है, तो वो हमारे पास अब उनके अकाउंट्स बने हुए हैं, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों के ना, इसकी भी डैशबोर्ड के अकाउंट बने हुए हैं। तो थोड़ा सर्च आउट करके फिर उनको फॉरवर्ड करना पड़ता है। ये एक हमारे एंड पे है कि हम उसको कंसर्न कोशिश ही करनी चाहिए कि हम, अगर हमें किसी ने इररिलेवेंट भेज दिया तो हम थोड़ी सी रिसर्च करके उसको किसी रेलेवेंट बंदे को आगे फॉरवर्ड कर दें, ताकि कंप्लेंट बार बार जो है वो आगे पीछे ना हो सके। और सर ग्राउंड बनाने के बारे में कोई पॉलिसी अच्छा, तो ग्राउंड बनाने के हवाले से पॉलिसी जो ये एक, तो जिस क्योंकि हम सबको पता है कि हम ऐसे किसी के कहने पे ग्राउंड बना नहीं सकते सर, ठीक है सर ना। अब अगर आप, क्योंकि बीइंग सर वहाँ के आप जो फील्ड ऑफिसर है, वहाँ के सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक जो कंप्लेंट आपके पास आती है ग्राउंड बनाने की सर, सबसे पहले तो मतलब एक, अगर वाकई उस एरिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर, अगर वाकई वहाँ पे बिल्कुल निगलेक्टेड एरियाज और वहाँ बनना चाहिए, तो जाहिर बात है क्योंकि आप वहाँ उस एरिया की प्रमोशन के लिए हैं सर, तो आपको वो इनिशिएट कर लेना चाहिए कि ये रिक्वेस्ट भी आई और वहाँ ज़रूरत भी, आप उसको इंडोर्स करके वहाँ पे अगर लैंड की अवेलेबिलिटी भी हो, मतलब वो आपकी वर्किंग करके आप जो है ना वो ये कह दें कि मैंने ये प्रोसेस शुरू कर दिया है, उसको प्रोसेस समझा के उसको क्लोज कर दें कि ये पार्शली ग्रांटेड है, कि इन ड्यू कोर्स अगर फिजिबिलिटी ठीक होती है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स अगर ये होती है, अगर एडीपी में शामिल करता है पीएनडीएस को, तो हम ये कर लेंगे। ये उस केस में बात करूँ जब आप ये असेस कर लें कि यार नहीं, इसको खुद से परस्यू करना चाहिए और ये वाकई यहाँ की ज़रूरत है, यहाँ पे बनना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में ये होती है कि हर कोई मुँह उठा के कहता है कि यार ग्राउंड बना दे, इधर बना दे, उधर बना दे, मेरे घर के बाहर खाली जगह है, 2 कदम ग्राउंड होती है, लेकिन नहीं, मुझे मेरे मोहल्ले में ग्राउंड चाहिए। उस सिनेरियो में वही है कि भाई कि हम इस तरह एडीपी में उसमें ये आप उसको ऑप्शन दे दें कि वो आप रिक्वेस्ट सिंपल डीडीपी को फॉरवर्ड कर दें कि फला जगह से रिक्वेस्ट आई है, और आप उसको ये जवाब दे दें कि हमने कंसर्न जो ऑफिसर है उसको, जो हमारे प्लानिंग सेशन उसको फॉरवर्ड कर दिया है फॉर इट्स कंसिडरेशन, और उसको जो लिस्ट ऑफ प्रपोजल्स है जो फॉर नेक्स्ट एडीपी, जो हम नेक्स्ट अगले साल की एडीपी बनेगी, उस लिस्ट ऑफ प्रपोजल में उसको पार्क करवा दिया है कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड और सब्जेक्ट टू इंक्लूजन एडीपी हम इस पर वर्किंग कर लेंगे सर। ये हम कर सकते हैं कि हम इस तरह किसी के कहने पे ग्राउंड नहीं बना सकते। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी सर, डीएसओ हाफिजाबाद से। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, हाफिजाबाद से डीएसओ। हाफिजाबाद साहब की आवाज, किसी और तब तक कोई और क्वेश्चन कर ले जब तक उनकी आवाज हमें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी भाई साहब आवाज आ रही है। जी वालेकुम सलाम। आवाज नहीं आ रही आपकी? आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है?
सर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है किसी का? तो उसके बाद अभी सेक्रेटरी साहब आएंगे। सर सेक्रेटरी साहब ने अभी ऑनलाइन होना है, तो उन्होंने फिर आपके साथ करने। माय साहब अगर आपको आवाज आ रही है अब, तो अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो कुछ कर लें, या उसके अलावा किसी को क्वेश्चन हो। जी सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये टीएसओ से रिलेटेड तो कोई इसका काम नहीं है सिटीजन पोर्टल का ऑपरेट करना हमारे पास, तो ये डैशबोर्ड खुल सकता है नहीं खुल सकता? ये डैशबोर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सेस है, लेकिन जहाँ पे डीएसओ अगर कोई जिस स्टेशन पे नहीं है तो फिर वहाँ पे एडिशनल चार्ज अगर टीएसओ के पास मिल जाता है तो फिर वो लोग ऑपरेट करते हैं उसको। यस। और एक मैं सबको सर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके जो लॉगिन पासवर्ड है, क्योंकि जाहिर बात सर आप ऑफिसर्स चेंज होते रहते हैं, तो वो कहीं पे जो है ना ऑफिस में किसी जगह पे सेफ रखे, ताकि जो भी नया ऑफिसर आए जो भी आए इसकी या तो उसकी फाइल मेंटेन अगर कोई हो रही है तो उसमें उसके जो लॉगिन पासवर्ड है वो हमेशा आपके पास सेफ रहे, ताकि अगर कोई ट्रांसफर वगैरह होती भी है तो जो नेक्स्ट जो न्यू ऑफिसर आते हैं तो उसकी आसानी हो कि वो फिर ये ना हो कि वो कहे कि मेरे पास एक्सेस नहीं है, हम इस वजह से लॉगिन नहीं कर पा रहे। क्योंकि ये रीजन जो है, इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, ये रीजन हम आगे नहीं बता सकते कि 20 दिन से कंप्लेंट इसलिए रिजॉल्व नहीं हुई क्योंकि उनके पास लॉगिन एक्सेस नहीं है, या वो लॉगिन नहीं कर पा रहे, या उनके पास कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। तो इस तरह की रीजन जो है ना वो हम आगे नहीं बता सकते। तो थोड़ा इस लिहाज से जरा सा आप लोग भी थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा कि चीजें जो है उस तरह से हो जाएंगी। माय साहब अगर आपको क्वेश्चन कोई है तो मुझे चैट में लिख के भेज दें, मैं वहां से पढ़ के आपको आंसर कर देता हूँ। आपकी अगर आवाज नहीं आ रही तो आप मुझे ना चैट में मैसेज लिख के भेज दें, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। उसमें आपकी चूंकि आवाज नहीं आ रही, आप मुझे चैट में जो है ना मुझे लिख दे तो मैं आपको उसका आंसर दे देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जवाब साहब एक चीज पूछनी थी, वो ये कि जो कंप्लेंट करता है उसके पास कितना टाइम होता है उसके जवाब के लिए, और हमारे पास कितना टाइम होता है कि हमने कितने दिन के अंदर अंदर उसको जवाब दिया है? सर जैसे मैंने आपको कहा, सर कंप्लेंट ने तो सिर्फ कंप्लेंट कर दी सर ना, उसका काम फिर खत्म हो गया। फिर हमारे पास 20 दिन होते हैं, 20 डेज के अंदर अंदर अगर हम उस पर मतलब रिजॉल्व, उस पर हमने कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी इन सेंस कोई ना कोई आंसर देना है, इन प्रोसेस में लेके आना है या उसको रिजॉल्व करना है। जब अगर 20 दिन तक उस कंप्लेंट पे कुछ नहीं होता तो वो एस्केलेशन में चली जाती है। एस्केलेशन के बाद सेक्रेटरी साहब के डैशबोर्ड पे शो होता है। 20 से लेके फिर 40 दिन तक, अगर 40 डेज तक फिर भी उस पर कुछ नहीं होता तो 40 डेज के बाद फिर वो चीफ सेक्रेटरी के डैशबोर्ड पे और प्राइम मिनिस्टर के डैशबोर्ड पे शो होता है। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी।